हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यह वायरल मॉडल पेपर आप सभी की बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% आएगा। यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेंगे। आपको कोड याद रखना है 825 ईजेड कोड का मॉडल पेपर है। और इस वायरल मॉडल पेपर के जो खंड बा में प्रश्न हैं, इनका भी उत्तर मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया है। आप सभी के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको मैं ऐसा समझाऊंगा कि सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। 825 ईजेड कोड का मॉडल पेपर है। बोर्ड एग्जाम में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। मेरे प्यारे बच्चों, नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर 15 मिनट पहले ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। यानी जो प्रारंभ के 15 मिनट होंगे, 3 घंटे 15 मिनट में जो 15 मिनट होंगे प्रारंभ के, इसमें आप 15 मिनट में क्या करेंगे, प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य निर्देश जो कि इस प्रकार से हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। अब खंड आ में क्या है, 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नमूना आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की OMR सीट होगी आप सभी की। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर आप गोला काला करके देंगे। और नीचे आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन भरेंगे, नीचे आपको उसका भी विवरण यहाँ पर देना होगा। ध्यान रहे, OMR सीट को कैसे भरना है, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको OMR सीट भरना है 2025 बोर्ड एग्जाम में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। और OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना आप सभी लोग। मान लीजिए ये OMR सीट का पहला प्रश्न आप कर रहे हैं। अब इसमें सही ऑप्शन ए वाला है, गलती से आपने बी वाला या सी वाला या फिर डी वाला गोला काला कर दिया। अब ना तो आप इसको काट सकते हैं इस तरह से, आप लोग ध्यान दें, ये जो है नहीं करना है आपको, ना ही इसको इरेजर से साफ करना है, ना ही आप इस पर व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर निर्देश है आपको कुछ नहीं करना है। जो आपने गोला भर दिया सो भर दिया, इसलिए OMR सीट को आपको बिल्कुल अच्छे से भरना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, अगला निर्देश है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, 4 नंबर का है या 6 नंबर का है, इसका भी विवरण दिया गया है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, और इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के 2 प्रकार के प्रश्न हैं। और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न हैं, जिनको मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए आप लोग ध्यान दें, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है।
अगला है निर्देश दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेंगे आप उसको अपनी कॉपी में बिल्कुल मजबूती से बांध दीजिएगा। यदि आप बांधते नहीं हैं तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A तथा 9B लिखने के लिए दिए गए हैं, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दृष्टिबाधित परीक्षार्थी वह हैं जिनको दिखाई नहीं देता। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड आ के इन सभी बहुविकल्पीय वायरल प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का लेखक कौन था। यंग इटली सोसाइटी का लेखक कौन था? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यंग इटली सोसाइटी का लेखक था यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, मेजनी। कौन था यंग इटली सोसाइटी का लेखक? मेजनी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नेपोलियन जो था वह किस देश से संबंधित था? यहाँ पर राइट आंसर है बी वाला ऑप्शन, फ्रांस। क्या है ऑप्शन बी वाला? फ्रांस। प्रश्न अगला है, करो या मरो का नारा किसका था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन जब महात्मा गांधी जी ने चलाया था तब उन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम है करो या मरो, डू आर डाई। डू आर डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? मेरे प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था सन 1930 ईस्वी में। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? जो 1929 में आर्थिक महामंदी आई थी, एक प्रश्न इस तरह से भी आता है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? उत्तर होगा 1929 में। अब प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से है कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रांतीय, प्रांत का अर्थ क्या होता है? राज्य। सबसे पहले तो आप प्रश्न का तात्पर्य समझें, यानी अर्थ समझें, तभी आप उत्तर कर सकते हैं। अब राज्य, कोई राज्य है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो है राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का संचालन कौन करता है? मुखिया कौन है? तो प्रधानमंत्री जी तो है नहीं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री। यहाँ पर यानी जो राज्य होता है, एक राज्य का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? मुख्यमंत्री। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि काली मिट्टी होती है और लाल मिट्टी होती है, पीली मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन सीमेंट जो है यह मिट्टी नहीं है, यह मिट्टी का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सलाल बांध जो है चिनाब नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दें, का से कपास, एक ट्रिक याद कर लें आप लोग, का से कपास और का से
काली मिट्टी या काली मृदा, चाहे विकल्प में मिट्टी लिखा हो या मृदा लिखा हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कपास की खेती के लिए का से कपास की खेती के लिए का से काली मिट्टी या काली मृदा उपयुक्त होती है। प्रश्न अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से राइट आंसर क्या होगा जो विकल्प दिए गए हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? तो इनमें से किसको औसत आय भी कहा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं? औसत आय भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सा क्षेत्रक है जो सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा क्षेत्रक है जो सबसे अधिक रोजगार देता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्रक। और प्राथमिक क्षेत्रक को यहाँ पर एक प्रश्न इस तरह से भी आता है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा संघीय सूची का विषय है? यहाँ पर रक्षा जो है किसका विषय है? संघीय सूची का विषय है। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। जब विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक सरकार कहते हैं। प्रश्न अगला है, निम्न में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कहाँ, भारत में या श्रीलंका में या संयुक्त राज्य अमेरिका में या बेल्जियम में, संघात्मक शासन इनमें से कहाँ नहीं पाया जाता? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन। श्रीलंका में संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर चौथा यानी डी वाला विकल्प सही होगा, फ्रांस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तो कृषि एवं सहायक क्षेत्रक किसे कहते हैं? प्रारंभिक क्षेत्रक यानी प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है जो अमीर परिवार होते हैं उन्हें औपचारिक ऋण सबसे अधिक मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें, आप लोग प्रश्न कह रहा है कि एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या लगा होता है? किस चिन्ह को लगाया जाता है? एगमार्क के चिन्ह को लगाया जाता है। चलिए बारी आती है यहाँ पर खंड बा, जो कि आएगा 50 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड बा में जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग कितने शब्दों में? 80 शब्दों में लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है और मैं आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको प्रश्नों का उत्तर रटना न पड़े। चलिए बिना समय गवाए यहाँ पर प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर खंड बा जब आप कॉपी में लिखेंगे तो इस तरह से हेडिंग डाल देंगे, खंड बा। प्रश्नोत्तर संख्या 1, चलिए इसका उत्तर क्या होगा। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। प्रथम उदाहरण के रूप में हम रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को, यहाँ पर नामक होगा, सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। और दूसरे उदाहरण के रूप में हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियां राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती थी, क्योंकि यही यथार्थ रूप में आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थी। जो अधिकांशतः निरक्षर थे, यानी जो अनपढ़ थे, उनको जो है जागृत करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत करने के लिए क्या करना पड़ता था, क्षेत्रीय बोलियों का सहारा लिया गया। चलिए तृतीय यानी तीसरे उदाहरण के रूप में हम क्या ले सकते हैं। तीसरे उदाहरण के रूप में हम संगीत को ले सकते हैं। कैरोल कुर्पिस्की एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा में संगीत के रूप में गुणगान किया और पोलेनेस और माजुरला जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, एक प्रश्न यहाँ पर है अथवा में। वैसे तो आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर करना है, चाहे आप इसका उत्तर दें या अथवा का, लेकिन मैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है अथवा में, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। चलिए इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा का उत्तर क्या होगा। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामी विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी होती जाएगी और खलीफा के तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को राजी कर लिया और खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 का उत्तर क्या होगा। जब केंद्र एवं राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीयकरण कहते हैं। इसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। स्थानीय शासन का महत्व निम्नलिखित है। पहला महत्व क्या है,
अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है, क्योंकि लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। दूसरा, लोगों को इस बात की भी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जाता है। अगला है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले यानी लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका उत्तर भी देखेंगे आप लोग कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अथवा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीति अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक अन्य बात कही जा सकती है, और वह बात क्या है, तथा वह बात कहीं अधिक गहरी है। सेवा यहाँ पर होगा, सत्ता होगा। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को विभक्त किया जाए, और यहाँ पर क्या किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये लोग जो है इसी ढर्रे से हैं और इसलिए वैध सरकार भी होती है। और यहाँ पर जिसमें अपने भागीदारी के माध्यम से सभी समूह क्या कर देते हैं, शासन कर देते हैं। यानी शासन व्यवस्था से जुड़े होते हैं। जितने भी समूह होते हैं सभी शासन व्यवस्था से जुड़े होते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के शामिल नहीं होने के कारण कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया तथा तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। क्या लेंगे, शपथ लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सिंपल सा उत्तर था, मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, अथवा में भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अथवा, आप लोग ध्यान दें।
वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी जो है क्या है, भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज वर्तमान की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपयोग की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति हैं, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अयस्क के सतत समृद्धि खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्क के सतत उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उसकी गुणवत्ता घटती जाती है। इसलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए खनिजों का सुनिश्चित एवं सतत पोषणीय परिवार होगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, यानी सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का उत्तर, सन 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। सन 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाया गया, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 3 स्तरीय उपभोक्ता अदालतों का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत कहते हैं, राज्य स्तर पर इसे राज्य आयोग तथा जिला स्तर पर इसे जिला मंच कहा जाता है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका उत्तर जरूर तैयार कर लेना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का अथवा इसका उत्तर क्या होगा। वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जब वह अपनी इकाइयां विश्व के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न जो कि आप देखेंगे वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे, और इस तरह के जो प्रश्न आएंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न होगा मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का। तो चलिए यहाँ पर जो प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। इनका भी उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें उन सभी बच्चों के पास जो आपकी कक्षा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं और जिन्होंने सामाजिक विज्ञान विषय को लिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न है, महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 5, इसका उत्तर क्या होगा। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ। 1929 ईस्वी में हुआ और यह संकट 30 के दशक तक बना रहा। कितने दशक तक। 30 के दशक तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के अधिकतर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई और इस महामंदी
इस महामंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि जो है उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी। जो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा पैदावारी करके वह अपना आय स्तर बनाए रख सकें। इससे बाजार में क्या है, कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। कीमतें गिरी। खरीदारी के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। दूसरा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1920 के दशक के मध्य में अधिकांश देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। जो देश अमेरिकी कर्जे पर निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। अब महामंदी के प्रभाव क्या थे? तो पहला प्रभाव, जो कर्ज दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई। और दूसरा, आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के अधिकांश परिवार कर्जे चुकाने में नाकामयाब रहे, जिसके चलते अनेक मकान, कार और सारी जरूरी चीजें कुर्क कर ली गई। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लेना। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 5 अथवा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। आप सभी जानते हैं यह युद्ध दो खेमों में लड़ा गया था। एक तरफ मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे। इसके विश्व पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। चलिए पहला क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का बड़ा पैमाने पर प्रयोग किया गया। ये सभी चीजें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। अगला प्रभाव, इस युद्ध में मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं कर सकते थे और युद्ध में 90 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 2 करोड़ लोग घायल हो गए। मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज करने वाले लोगों प्रथम विश्व युद्ध का अगला प्रभाव क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे। युद्ध के कारण दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वह देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। अगला प्रभाव था, इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व और उसके नागरिकों की संपत्तियों की जो है क्या हो गई, कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उसके नागरिकों की संपत्ति से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी।
इस प्रकार युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जबकि युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। युद्ध खत्म होने पर यह खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जे में दब चुका था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है। संघवाद क्या है? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है और जरूर आएगा 2025 बोर्ड एग्जाम में। चलिए इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का उत्तर क्या होगा? संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। भारतीय संघात्मक शासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहली विशेषता है 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। दूसरा है यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। राज्य सूची में कम महत्व के विषय थे, जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही क्या होगा? मान्य होगा। चलिए अगला है यहाँ पर, अगली हेडिंग है कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है। इस प्रकार कठोर संविधान संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है यहाँ पर शक्तिशाली न्यायपालिका। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आगे आप लोग ध्यान दें। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही देता है। मेरे अगली विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों वित्तीय स्वायत्तता। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, राजस्व उगाहने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। अगली हेडिंग है एकीकृत न्यायपालिका। भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की क्या है? अलग अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, किंतु न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे केंद्र व राज्यों के झगड़ों का निपटारा किया जा सके। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। भारत के राज्यों में अपने संविधान, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत के राज्यों में यहाँ पर राज्यों के अपने संविधान नहीं है, तो भारतीय संघ, आप लोग ध्यान दें, भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। भारत के राज्यों के अपने संविधान नहीं है। अगला है यहाँ पर केंद्रीकृत संघवाद। भारतीय संघवाद शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। शासन जो है आप लोग बचा बचावा जो है यहाँ पर शासन में क्या है कि केंद्रीकृत संघवाद, इसके अंतर्गत क्या लिखना है आपको? भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र को अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को केंद्रीकृत या एकीकृत संघवाद कहा जाता है।
मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा। नारीवाद का क्या अभिप्राय है? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो चलिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 6 का अथवा आप लोग ध्यान दें। समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए जिन सामाजिक आंदोलनों का संचालित किया जाता है या संचालन किया जाता है, उन्हें नारीवाद कहा जाता है। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो महिला एवं पुरुष के बीच असमानता को स्वीकार करके महिलाओं को बौद्धिक एवं व्यावसायिक रूप से सशक्त करने पर बल देने का कार्य करती हैं। नारीवाद के अंतर्गत राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों को क्या किया जाता है? सामाजिक आंदोलनों को लैंगिक समानता प्रदान करने का अधिकार प्रयास किया जाता है, अधिकतम प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा एवं रोजगार देने का भी प्रयास किया जाता है। नारीवाद को समाज में महिला सशक्तिकरण को स्थापित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। अब भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो भारत की विधायिकाओं में महिला, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दें, महिला प्रतिनिधियों में महिलाओं यानी महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 14.36% तक ही पहुंचा है या पहुंची है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय समझाइए। 6 नंबर का प्रश्न है। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय है मेरे प्यारे बच्चों, मेखला बनाकर। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाकर भी पवनों की गति को कम करता है और इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा है यहाँ पर उपाय मृदा अपरदन को रोकने का, बांध का निर्माण करके नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। और चौथा है वृक्षारोपण के द्वारा। तो वृक्षारोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 7 का अथवा प्रश्न है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीवन संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है? चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 7 का अथवा भारत में वन संरक्षण और रक्षण की प्राचीन परंपरा रही है। वन हमारे देश में कुछ समुदायों के आवास भी हैं, इसलिए ये समुदाय इनके संरक्षण के लिए आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत में कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ अपने वन आवास स्थलों के संरक्षण में महत्वपूर्ण सहयोग
प्रदान करते हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। राजस्थान के ही अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरो देव डाक व सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार को वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवों को बचाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही सफल नहीं रहा, अपितु इसने स्थानीय पौधों की जातियों की वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्तराखंड में ही टिहरी जनपद के किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोदायन ने रासायनिक खाद्यों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करके यह दिखा दिया है कि आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम ने भी वनों के प्रावधान प्रबंधन और निर्माण में स्थानीय समुदायों या समुदाय की भूमिका को उजागर किया है। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों का आरंभ 1988 में ओडिशा से हुआ था। यहाँ ग्राम स्तर पर इस कार्यक्रम का सफल बनाने के उद्देश्य से संस्थाएं बनाई गई, जिनसे ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न है, विकसित देशों के किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का उत्तर क्या होगा? जिन देशों ने प्राकृतिक संसाधनों तथा तकनीकी ज्ञान के बल पर पर्याप्त आर्थिक विकास कर लिया है वह विकसित देश कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान व जर्मनी। विकसित देशों के 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला होते हैं। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन देश के आर्थिक विकास की कुंजी है और विकसित देश उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। जापान तथा इंग्लैंड ने बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करके मंत्र विज्ञान एवं उन्नत तकनीकी का समुचित उपयोग करके तीव्रता से विकास किया है। चलिए अगला है यहाँ पर बृहत स्तर पर औद्योगिकीकरण। सभी विकसित देशों ने आर्थिक स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना बृहत स्तर पर कर ली है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि देशों ने औद्योगिकीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया है। इन देशों में लोहा इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, पोत व वायु निर्माण उद्योग आदि का तीव्र गति से विकास हुआ है। अगला है अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था। विकसित देशों में यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास उच्च स्तर पर कर लिया गया है और इन देशों में सड़क तथा बृहत रेल पथों का जाल बिछा है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है और इन देशों में रेल तथा वायु परिवहन का भी विकास कर लिया गया है। जल परिवहन नदियों, झीलों तथा नहरों द्वारा संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त स्वचालित मोटर गाड़ियों, विद्युत रेलगाड़ियों और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या दिख रहा होगा यहाँ पर पनडुब्बियों। इन देशों में संचार साधनों का भी अत्यधिक विकास हुआ है। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे अगला और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर लिखने वाला, जो आपको बोर्ड एग्जाम में जिसका उत्तर लिखना है। संगठित और असंगठित क्षेत्र को रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए।
मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का अथवा इसका उत्तर क्या होगा? संगठित तथा असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों में बहुत अंतर पाया जाता है। इन दोनों क्षेत्रों की तुलना निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। दूसरा है, संगठित क्षेत्रक में सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्रक में सरकारी नियमों विनियमों का पालन नहीं किया जाता है। अगला अंतर है, संगठित क्षेत्रक में रोजगार की अवधि नियमित होती है, जबकि असंगठित क्षेत्रक में रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती। अगला अंतर है, संगठित क्षेत्रक में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, उन्हें सवेतन छुट्टी जो है क्या होती है, मिल जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि प्राप्त होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा नहीं मिलती। यहाँ सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि का कोई भी संगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों का पालन होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अगला है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं तथा मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे मानचित्र पर आधारित प्रश्न। 9A और 9B मानचित्र पर आधारित प्रश्न हैं। यहाँ पर कुल 5 प्रश्न आए हैं, जिनका उत्तर आपको मानचित्र में भरना है, और यहाँ पर भी कुल 5 प्रश्न हैं। 10 नंबर आपको मानचित्र से मिलेंगी। तो एक बार शेयर कर दें आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को, और इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। पूरा हल करके आपको बताया है। मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।